नमस्कार दोस्तों, आज हम परमाणु संरचना का पार्ट 2 करेंगे। हमने पीछे वाले वीडियो में परमाणु संरचना के पार्ट फर्स्ट में हमने परमाणु संरचना के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में। एटॉमिक थ्योरी, परमाणु संरचना का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत जो था वो हमने जॉन डाल्टन ने दिया था, वो हमने इसमें पहले वीडियो फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो परमाणु संरचना का पार्ट फर्स्ट आबिन गौरी सर यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके उसको आप देख सकते हो। आधार क्लासेज झुंझुनू के चैनल पे भी आपको ये मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना का पार्ट 2। तो क्या करना हमें यहाँ शुरू करना है पार्ट 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 2 जो है परमाणु संरचना के पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना के मॉडल। क्या करेंगे? परमाणु संरचना के मॉडल हमें डिस्कस करना है, परमाणु संरचना के मॉडल। और परमाणु संरचना के मॉडल जो है ना, ये परमाणु संरचना के मॉडल 2 प्रकार के हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? परमाणु संरचना के मॉडल 2 प्रकार के हैं। और 2 प्रकार के मॉडल में एक तो क्या है, ओल्ड मॉडल, एक तो ओल्ड मॉडल है, और एक है न्यू मॉडल या परमाणु संरचना की न्यू अवधारणा या न्यू कंसेप्ट, नई अवधारणा परमाणु संरचना की। अब देखो ओल्ड मॉडल के अंदर जो है ना, मुख्य रूप से 3 मॉडल थोड़ा ध्यान रखने जिनके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम इनमें से क्वेश्चन आते हैं। 3 मॉडल में एक तो क्या इसमें थॉमसन का मॉडल है, एक तो नाम आता है थॉमसन का, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल। एक नाम आएगा इसमें परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। क्या करना हमने? एक इसमें आएगा परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। और एक इसमें आएगा फिर तीसरा परमाणु संरचना का बोर मॉडल। ये 3 है। ये क्या परमाणु संरचना के क्या है? तीनों पुरानी अवधारणा है, ये तीन तो। और उसके बाद न्यू कंसेप्ट है, नए वाले में 3-4 है जो हमें थोड़े से डिस्कस करने हैं। वो है, एक तो है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, 2 प्रकृति यानी कणीय तरंगीय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण, लैम्डा बराबर h/mv, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे आई वो, ठीक है ना। तीसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, वो करेंगे। एक इसमें पढ़ेंगे हम श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और उसके बाद एक पढ़ेंगे हम सोमरफेल्ड का विस्तार, सोमरफेल्ड का विस्तार, जिसने बोर मॉडल को आगे और विस्तारित किया, सोमरफेल्ड का विस्तार। ये 2 है, तो ये ओल्ड वाला और एक क्या है, न्यू कंसेप्ट है। तो ओल्ड के अंदर हम थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले पहला मॉडल फर्स्ट। और पहला कौन सा है? परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल। अब देखो थॉमसन मॉडल जो है, ज़्यादा नहीं करना आपको, इस मॉडल में मेन 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो क्या है, 1904 में थॉमसन के द्वारा दिया गया। कई किताबों में आपको 1906, किसी में 1898 में मिल जाएगा, लेकिन आपको 1904 याद रखना है। अधिकतर एग्जाम में कुछ सेशन वगैरह नहीं पूछते, फिर भी थोड़ा याद रखो, 1904 में थॉमसन के द्वारा दिया गया। अब देखो इस मॉडल के 2-3 नाम याद रखने हैं। अब देखो थॉमसन ने दिया, अब आप थॉमसन के बारे में जानते हो, और थॉमसन जो जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, कभी इसका डायग्राम देखा है, कभी चित्र देखा थॉमसन का? चलो आपको आज मैं चित्र दिखाता हूँ थॉमसन। ये है थॉमसन है, ये कौन है? ये है थॉमसन, जिसको आप देख सकते हो। और ये वेस्टर्न कंट्री का, और ये कहते हैं कि ये खाने का प्रेमी था, खाने के प्रति बहुत इसका लगाव और रुचि रहती थी। इसके आधार पर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, जिसको परमाणु संरचना का क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल। ये इसका अलग से नाम है इस मॉडल का, और मॉडल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं इसको परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। या इसका एक नाम और है, इसको परमाणु संरचना का तरबूज मॉडल भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल, परमाणु संरचना का तरबूज मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन के द्वारा दिया गया। अब देखो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, अभी मैंने जैसे कहा थॉमसन जो था ये क्या था, खाने का प्रेमी था। और वेस्टर्न कंट्री में जैसे हम जो बोलते पकवान बोलते हैं, लेकिन वास्तव में पकवान नहीं है, इसे पकवान बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो है ना वो है कि एक आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन सी, प्लम पुडिंग। ये क्या एक प्रकार की आइसक्रीम है प्लम पुडिंग ये। और इस आइसक्रीम के अंदर क्या है, एक तो आइसक्रीम वाला भाग और एक इसके अंदर क्या है, बिल्कुल बिल्कुल काले काले से बीच में ड्राई फ्रूट लगे अंदर डाले रहते हैं, जो खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट या थोड़ा सा रुचि बनी रहे, अच्छा लगे खाने में। तो उसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट वगैरह हैं। तो उसके अंदर खाने वाला भाग आइसक्रीम के अंदर आना, वो तो कौन सा है, प्लम वाला भाग, ये पुडिंग वाला भाग, आइसक्रीम वाला भाग। और अंदर जो है ना ड्राई फ्रूट है वो कौन सा, इसका प्लम वाला भाग। कई बार इसको पकवान बोलते हैं, पकवान है वो तो पुडिंग वाला भाग, पकवान को अच्छा लगे इसलिए बीच में प्लम फल, छोटे बेर के समान फल है उसको प्लम फल रख देते हैं, तो एक ही बात है। और ये प्लम पुडिंग मिठाई कभी देखी है आपने, वेस्टर्न कंट्री में फेमस मिठाई है प्लम पुडिंग मिठाई, कभी देखी होगा आपने, नहीं देखी, चलो मैं दिखा देता हूँ आज आपको प्लम पुडिंग मिठाई कैसी है। ये देखो ये है प्लम पुडिंग मिठाई, ये है प्लम पुडिंग मिठाई। देखो इस मिठाई के अंदर देखो एक तो क्या है, खाने वाला भाग है इसका, क्या इसका, एक तो खाने वाला भाग है, देखो ये इसके अंदर एक तो खाने वाला भाग है, जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये खाने वाला भाग है सारा अंदर। और इसके बीच बीच में देखो यूँ थोड़े दाने से लगे हो बीच बीच में, ये इसका कौन सा है, प्लम वाला भाग है, ये इसका प्लम वाला भाग है। और इसी आइसक्रीम जो है ना ये आइसक्रीम, इस आइसक्रीम को देखते ही तुरंत क्या है, रदरफोर्ड के यानी थॉमसन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने कहा, क्योंकि वैज्ञानिक था, लगातार परमाणु संरचना के बारे में सोच रहा था ये, तो उसने कहा कि क्योंकि इससे मिठाई जो है ना, इस मिठाई के अंदर भी क्या दो भाग है, एक तो क्या है पुडिंग वाला भाग, जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है, पुडिंग वाला भाग, एक तो खाने वाला भाग। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, चलो ये है पुडिंग वाला। तो एक तो इसमें क्या है प्लम पुडिंग वाला भाग, तो इसमें खाने वाला भाग जिसको पुडिंग हमने पुडिंग कहा है, और एक है बीच में ड्राई फ्रूट वाला भाग, प्लम वाला भाग। तो इसमें दो भाग थे। और ये देखते तुरंत क्या था, थॉमसन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उस टाइम थॉमसन जो था परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहा था, और 1904 तक केवल परमाणु संरचना में दो ही यानी भाग ज्ञात थे, एक परमाणु का धनावेशित भाग और एक परमाणु का ऋणावेशित भाग ज्ञात था। और न्यूट्रॉन जो था उसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई। तो 1904 तक तो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्ञात थे कि परमाणु का एक तो प्लस वाला भाग धनावेशित प्रोटॉन, एक परमाणु का ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वाला भाग, दो ही भाग है। और यहाँ इस आइसक्रीम के अंदर भी क्या है, देखो दो ही भाग है। तो ये देखते तुरंत क्या थॉमसन के दिमाग में एक आइडिया आया, तो उसने कहा कि हो सकता है कि परमाणु की संरचना भी इस आइसक्रीम यानी प्लम पुडिंग की तरह हो। और इसी आइसक्रीम को ध्यान रखते हुए क्या किया उसने, फिर अपना मॉडल दे दिया। और उसने कहा कि जैसे आइसक्रीम में दो भाग हैं, पुडिंग और प्लम है, वैसे इलेक्ट्रॉन यानी ये परमाणु संरचना के अंदर भी दो भाग हो सकते हैं। तो ये पुडिंग वाला भाग जो है ना, ये परमाणु का क्या है, प्रोटॉन वाला भाग, धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग है। और प्लम फल वाला भाग जो है ना, ये प्लम जो फ्रूट वाला भाग है, ये परमाणु का क्या है, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित भाग है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। और उसने एक ये आइडिया दे दिया परमाणु संरचना के बारे में, किसने, थॉमसन ने। तो ये इसका एक आइडिया था, ये यानी एक कंसेप्ट था, एक परिकल्पना दी कि परमाणु की संरचना ऐसे हो सकती है। और इसी संरचना के दायरे में उसने क्या है, इस प्रकार परमाणु संरचना बना दी। तो उसने कहा कि परमाणु संरचना यूँ है, इसमें बीच में इस प्रकार से पूरा क्या है, धनावेशित भाग पूरे परमाणु में फैला हुआ रहता है, यूँ ये धनावेशित भाग है। ये तो कौन सा है, प्रोटॉन वाला भाग है, धनावेशित भाग है परमाणु का, धनावेशित भाग। और इसके बीच बीच में जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं ऐसे बीच बीच में, इस तरह से। इसके बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन वाला भाग है, ये इलेक्ट्रॉन वाला भाग है, ये ऋणावेशित भाग है, इसके बीच बीच में बिखरा रहता है। इस प्रकार से उसने परमाणु की संरचना किसने बता दी है, ये थॉमसन के द्वारा बता दी गई। लेकिन ये मॉडल इसको मान्यता नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है विज्ञान है और विज्ञान में कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि थॉमसन मॉडल का कोई प्रैक्टिकल या कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, ये केवल एक कल्पना थी, इसलिए कल्पनाओं को छोड़ दिया गया। इसलिए कहते हैं कि थॉमसन मॉडल, लेकिन ये फेमस हो गया किस नाम से, प्लम पुडिंग नाम से फेमस हो गया ये, कि प्लम पुडिंग मॉडल के जनक कौन है, थॉमसन। लेकिन जब ये बात प्लम पुडिंग वाली बात, ये बात भारत में आई,
और भारत के अंदर क्या था, प्लम पुडिंग वाला सिस्टम तो था नहीं। हमारे पास खाने के लिए मुख्य रूप से क्या था, तरबूज वाला भाग था, तरबूज। और हमारे दिमाग में तुरंत एक आइडिया है कि तरबूज है, वो तरबूज भी क्या है, परमाणु की तरह उसकी संरचना हो सकती है कि जैसे तरबूज के अंदर भी क्या है, 2 भाग होते हैं। तरबूज के अंदर क्या है, 2 भाग होते हैं, जैसे ये तरबूज, तो इस तरबूज के अंदर क्या है, 2 भाग हैं। एक तो क्या है इसका इस तरह से लाल वाला जो भाग है ना, ये लाल वाला सा भाग, ये खाने वाला भाग, ये तो कौन सा है, इसका पुडिंग वाला भाग है, पुडिंग वाला भाग मानते हैं। और ये ब्लैक जो है ना, ये बीज वाला भाग, ये बीज है, ये क्या है, प्लम वाला भाग है। तो इसके आधार पे वाटरमेलन मॉडल यानी परमाणु संरचना का तरबूज मॉडल दे दिया कि तरबूज में खाने वाला भाग धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन वाला भाग यानी बीज है। तो उसी प्रकार से यानी तरबूज की तरह परमाणु की संरचना होती है, तो इसलिए इसको तरबूज मॉडल ही बोलते हैं। और इसी आधार मान के फिर क्या है, रदरफोर्ड यानी थॉमसन ने क्या किया, ये अपना संरचना दे दी। इस प्रकार से परमाणु की संरचना है, पूरा भाग जो गोला है ये परमाणु का, ये धनावेशित है ये। और इसके बीच बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वाला भाग जो है ये बीच बीच में क्या है, बिखरा हुआ रहता है। और ये पूरा क्या धनावेशित है, प्रोटॉन वाला भाग है। इस प्रकार से उसने परमाणु की संरचना किसने बता दी थी, थॉमसन के द्वारा बता दी गई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परमाणु संरचना का थॉमसन का मॉडल। उसके बाद देखो, थॉमसन के मॉडल के बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो दूसरा मॉडल है किसका है, रदरफोर्ड का, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। और किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, अर्नेस्ट इवानोविच रदरफोर्ड पूरा नाम है इसका, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था। अब देखो रदरफोर्ड जो था ना, उस टाइम में रदरफोर्ड इस पे काम कर रहा था 1911 में, यानी 7 साल बाद। किसके 7 साल बाद, यानी परमाणु संरचना के रदरफोर्ड यानी थॉमसन मॉडल के 7 साल बाद 1911 रदरफोर्ड ने मॉडल दिया ये। और उस टाइम रदरफोर्ड है ना, क्योंकि संसाधनों का अभाव था, अधिक ज़्यादा बड़े बड़े ऑपरेटर्स थे नहीं। आजकल बहुत बड़े ऑपरेटर्स हर जगह है, वैज्ञानिकों के लिए बहुत सुविधाएं हैं आसानी से, लेकिन उस टाइम उसके पास ज़्यादा कुछ ऑपरेटर्स नहीं थे, टूटे फूटे ऑपरेटर्स से उसने परमाणु की संरचना आज हम मानते हैं, उस संरचना को उसने सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड को थोड़ा सा हम देखना चाहिए कि रदरफोर्ड कैसा था। देखो इस प्रकार से रदरफोर्ड जो है ना, अपने छोटे से ऐसे लैब के अंदर अपने खुद के द्वारा देखो बनाए गए, खुद के द्वारा बनाए गए अप्रेटिस, ये अप्रेटिस है ना, इनकी सहायता से रदरफोर्ड क्या है, कार्य करता था ये। और इसके साथ इसके रदरफोर्ड के क्या थे, 2 सहयोगी और भी थे रदरफोर्ड के, 2 सहयोगी और थे। रदरफोर्ड ये रदरफोर्ड, इसके 2 सहयोगी और थे रदरफोर्ड के साथ में, और उनका भी नाम साथ में आता है कई बार इसकी परमाणु संरचना के मॉडल में। और उसके साथ इसके साथ ही काम करते थे 2 सहयोगी और थे इसके, ये देखो ये इसके 2 सहयोगी और हैं जो इसके साथ इसके कार्य करते थे, दोनों सहयोगी रदरफोर्ड के साथ में। इस तरह से एक ये और एक ये वाला भाग। तो रदरफोर्ड का पूरा ये प्रयोगशाला का चित्र है, जिसको आप आराम से देख सकते हो। रदरफोर्ड का प्रयोगशाला का डायग्राम है ये, और इसी डायग्राम या इसी प्रयोगशाला का उपयोग कर रदरफोर्ड ने क्या, परमाणु संरचना का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट दे दिया। किसने, रदरफोर्ड ने। अब देखो रदरफोर्ड ने जब अब एक्सपेरिमेंट दिया, इसलिए अब इस रदरफोर्ड वाले मॉडल में आपको 2-3 बातें आपको बहुत ढंग से याद रखनी है। और 2-3 बातों के अंदर क्या है, एक तो सबसे पहले याद रखना आपको कि परमाणु संरचना के रदरफोर्ड के मॉडल में कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु का जनक है, तो किसका नाम आएगा, जॉन डाल्टन का नाम परमाणु के जनक में आएगा। किसका आएगा, परमाणु के जनक में किसका नाम आएगा, जॉन डाल्टन का नाम आएगा। और अगर ये आ जाए कि परमाणु संरचना का जनक कौन है, तो ये लिखा हुआ जाए कि परमाणु संरचना का जनक कौन है, तब किसका नाम आएगा, परमाणु संरचना के जनक में किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का नाम आएगा परमाणु संरचना के जनक में। क्यों, क्योंकि आज हम मानते हैं ना बीच में नाभिक इलेक्ट्रॉन चार तरफ के चक्कर काटते रहते हैं। ये संरचना किसने दी, रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था ये। इसलिए परमाणु संरचना का जनक बोल देना, परमाणु संरचना का जनक, परमाणु संरचना का जनक जहाँ जाए ना वहाँ किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का नाम आएगा। और रदरफोर्ड एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्या है, परमाणु संरचना को प्रैक्टिकली समझाया, यानी उसने प्रयोग करके बताया। उससे पहले किसी भी वैज्ञानिक ने परमाणु संरचना संबंधित कोई भी प्रयोग नहीं किया था। उसने ऐसे ही कंसेप्ट दे दिए गए, उससे ऐसे ही परिकल्पनाएं जैसे थॉमसन ने दी वैसे परिकल्पनाएं दी गई, लेकिन मान्य नहीं हुई। सबसे पहले परमाणु संरचना को प्रैक्टिकली बताने वाला वैज्ञानिक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि परमाणु संरचना को सर्वप्रथम प्रायोगिक आधार देने वाला वैज्ञानिक है, तो किसका नाम आएगा? रदरफोर्ड का नाम आएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है आपको कि परमाणु संरचना को प्रथम प्रायोगिक आधार देने वाला, प्रैक्टिकली बताने वाला, प्रथम प्रायोगिक आधार देने वाला तो वैज्ञानिक कौन है? तब किसका नाम आएगा? किसका आएगा? रदरफोर्ड का नाम आएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु संरचना को प्रैक्टिकली बताया था। अब देखो रदरफोर्ड जो है उसने अपने इस परमाणु संरचना के अंदर परमाणु की संरचना जो थी उसने अपने मॉडल जो है, इस मॉडल को उसने क्या है समझाने के लिए उसने 3 भाग बना दिए इस मॉडल के। तो रदरफोर्ड मॉडल के 3 भाग हैं और 3 भागों में क्या है, एक तो उसने सबसे पहले प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा उसने उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा वो किस में आएगा? उसके प्रेडिक्शन यानी ऑब्जर्वेशन में आएगा। लास्ट में ऑब्जर्वेशन उसने क्या रिजल्ट निकाला, किस में आएगा? वो निष्कर्ष में आएगा। तो यहाँ पर इसके मॉडल के 3 भाग हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको, रदरफोर्ड मॉडल के 3-4 नाम आपको याद रखने और एग्जाम में ये नाम पूछ लेते हैं। यानी रदरफोर्ड का मॉडल है, इसको एक नाम जिसका है इसको परमाणु संरचना का स्वर्णपत्री प्रयोग, गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट, परमाणु संरचना का स्वर्णपत्री प्रयोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसको परमाणु संरचना का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसको परमाणु संरचना का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको परमाणु संरचना का गरीय मॉडल, ग्रह वाला मॉडल, परमाणु संरचना का गरीय मॉडल भी कहते हैं यानी ग्रह वाला मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको परमाणु संरचना का सौर मॉडल, सौर मॉडल भी कहते हैं। जैसे सौर परिवार में है ना, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसी आधार पर इसको सौर मॉडल भी बोलते हैं। तो ये यानी रदरफोर्ड मॉडल के ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है नाम। और फिर परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। इसके अलावा इसका पूरा नाम 1911 में मॉडल दिया, इस मॉडल के 4 नाम याद रखने हैं। और प्रैक्टिकल सबसे पहले परमाणु संरचना को प्रैक्टिकल बताने वाला वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड है। अभी रदरफोर्ड का आपने डायग्राम भी देखा, रदरफोर्ड है ये, और इसके सहयोगी ये भी। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को 3 भागों में बांटा, एक तो प्रयोग, एक प्रेडिक्शन और एक क्या उसने निष्कर्ष, 3 भाग बांटे। अब देखो उसने प्रयोग में क्या किया, सबसे पहला इसका भाग है प्रयोग। अब देखो प्रयोग में क्या उसने क्या किया, उसने सबसे पहले प्रयोग में देखो 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो क्या है, प्रयोग में उसने स्वर्णपत्री का उपयोग किया, ये ध्यान रखना है, स्वर्णपत्री का उपयोग। अब देखो स्वर्णपत्री का उपयोग क्यों किया गया? सोने की पन्नी, ये बोलते कि सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होता है, जितने चाहो आप इसकी यानी कूट पीट के पतली चादर बना सकते हो, बिल्कुल बारीक पन्नी बना सकते हो। और सोने की पन्नी काम में ली किसने? रदरफोर्ड ने। अब स्वर्णपत्री जो थी नी, इस स्वर्णपत्री की मोटाई याद रखनी है, इसकी कितनी मोटाई थी, मोटाई याद रखनी है 10⁻⁷ मीटर, या ये लिखा हुआ है 100 नैनोमीटर मोटी थी। ये कितनी? 100 नैनोमीटर मोटी या 10⁻⁷ मीटर मोटी, या लिखा हुआ है 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी। यानी सोने की जो अल्फा कण के पार्टिकल जो थे ना, जो सोने का जो स्वर्णपत्री था, उस स्वर्णपत्री में से ऐसे 1000 परमाणु मोटी है, ऐसे इस तरह से लगते जाएं, इतनी मोटी सोने की पन्नी थी वो, 1000 परमाणु मोटी। और परमाणु साइज कितनी? 10⁻⁻ कितनी होती है? 10 मीटर होती है। 1000 मतलब गुना 10, तो कितनी आ गई? 10⁻⁷ मीटर एक परमाणु की साइज आ गई, यानी इसकी स्वर्णपत्री मोटाई आ गई। तो कितनी होगी? 10⁻⁷ मीटर मोटी थी, या 1000 परमाणु मोटी, या 100 नैनोमीटर मोटी थी। तो इस स्वर्णपत्री के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। फिर अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि इस स्वर्णपत्री पर उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई, अल्फा कण की बौछार। अब अल्फा कण की बौछार करवाई तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि अल्फा कण है क्या? हीलियम जो होता है ना, हीलियम, इसको लिखते हैं 2-4। और हीलियम 2-4 का मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे तो 1s2 होता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का अगर संरचना बनाए तो ऐसे नाभिक, तो चारों के इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये हीलियम की संरचना है।
अगर इस हीलियम को मैं ऐसे लिख दूँ, हीलियम इसको मैं लिख दूँ He+2, और +2 का मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए, 1s0 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ये बाहर वाला भाग जो है ना ये हट जाएगा, ये पूरा हट गया। ये हटते क्या बचा, केवल नाभिक बचा, ये न्यूक्लियस, ये नाभिक है ये। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि अल्फा कण क्या है, क्या करोगे, हीलियम का द्विविधनावेशित आयन, हीलियम का द्विविधनावेशित आयन या हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है। पॉइंट याद रखना है, हीलियम का द्विविधनावेशित आयन या हीलियम का नाभिक कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है, ये ध्यान रखना है। और इसी अल्फा कण की उसने क्या किया, सोने की पन्नी पे उसने बौछार करवाई, और सोने की पन्नी बौछार करवाई तो अल्फा कण, सोने की पन्नी जो लगी थी ऐसे पन्नी, उसमें से अल्फा कण जाके टकराए, टकराने के बाद अल्फा कण निकलने के बाद अल्फा कण किधर गए, इधर गए या सीधे गए या ऐसे या टेढ़े हो गए। तो इन अल्फा कणों की दिशा जानने के लिए पीछे पर्दा लगा दिया ऐसे, और ये पर्दा लगाया ना, इस पर्दे पे उसने क्या है, लेप कर दिया। किसका लेप किया गया इस पर्दे पर, इस तरह से लेप कर दिया अंदर यूँ, और किसका कर दिया, ऐसे जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका, इस पर जिंक सल्फाइड का लेप इस पर्दे पर कर दिया गया। तो प्रयोग में इतना 2-3 पॉइंट याद रखनी है। स्वर्ण पत्री का उपयोग, मोटाई याद रखनी है, कितनी है 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर या 1000 परमाणु मोटी। सोने की स्वर्ण पत्री, सोना आघातवर्धनी धातु है जिसको आप चाहो जितना पतली पन्नी बना सकते हो। इसके अलावा फिर अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कण क्या, हीलियम का द्विविधनावेशित आयन या हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। अल्फा कणों की दिशा जानने के लिए किसका उपयोग किया गया, पर्दे का, पर्दे पर किसका लेप किया गया, जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। तो ये तो पॉइंट याद रखने आपको किसमें, यानी इसके प्रयोग में। अगर हम प्रयोग देखना चाहें कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग को कैसे किया, तो अगर थोड़ा सा इसको डायग्राम थोड़ा सा ढंग से देखना चाहें तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो किस प्रकार से देखो, अब देखो ये है इस तरह से ये वाला भाग, तो यहाँ पर ये तो क्या है इसका, ये तो इसका पर्दे वाला भाग है, ये तो क्या पर्दा, इसका पर्दा, पर्दे वाला भाग है। और इस पर्दे पे यहाँ पे लेप, अंदर लेप कर दिया, किसका लेप कर दिया गया, इस पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया है। और यहाँ पर जो बीच में लगी है ना, ये क्या लगी हुई है, ये स्वर्ण पत्री है, ये स्वर्ण पत्री है, सोने की पन्नी, स्वर्ण पत्री लिखा ना, थिन गोल्ड फॉइल, या सोने की पन्नी बिल्कुल पतली सी है। कितनी मोटी बताइए मैंने अभी आपको, 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर मोटी सोने की पन्नी है ये, पता है आपको। और यह 1000 परमाणु मोटी है। और इसके ऊपर सोने की पन्नी पर है ना, यहाँ से अल्फा कण टकराए, फेंके। अब यहाँ पर अल्फा कण के रूप में जो है ना, यहाँ पर रेडियम का उपयोग है, किसका, रेडियम। यहाँ पर जो अल्फा कण के रूप, स्रोत के रूप में ना, यहाँ रेडियम का उपयोग है, रेडियम है ये। तो अल्फा कण स्रोत के रूप में रेडियम का यूज किया गया, ये रेडियम है यहाँ, रेडियम। और इस रेडियम को क्या है, लेड कंटेनर, यानी यहाँ पर इस रेडियम को पीबी यानी शीशे के कक्ष में रखा गया इसको। और यहाँ से अल्फा कण जो निकले ना, निकलने के बाद ये से जा रहे हैं अल्फा कण, जाके इस सोने की पन्नी पर टकराए, टकराने के बाद अधिकांश कण ऐसे सीधे निकल गए, इस तरह से निकले। कुछ में विक्षेपण हुआ, जैसे इधर जा रहा है ये, एक इधर जा रहा है, एक जैसे वापस इधर आ गया, एक जैसे इधर वापस आ गया। तो इसमें क्या विक्षेपण हुआ, और इस विक्षेपण को जानने के लिए जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दे का उपयोग कर दिया गया। और आपको बताया अल्फा कण, अभी बताया मैंने, अल्फा कण क्या है, हीलियम का द्विविधनावेशित आयन या हीलियम का नाभिक क्या कहलाता है, अल्फा कण। लिखा ना ये फोटोग्राफिक फिल्म और ल्यूमिनेसेंट स्क्रीन, जिस पर क्या है, जिंक सल्फाइड का लेप है फोटोग्राफी प्लेट पर। ये थोड़ा सा प्रयोग था, किसका था, ये था रदरफोर्ड का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है। ये थोड़ा सा आपको इस प्रकार से थोड़ा सा ढंग से देख सकते हो, देख लिया ये। अब देखो इस प्रयोग में, ये प्रयोग करने के बाद रदरफोर्ड के दिमाग में क्या आया। अब देखो इसके हमने तीन भाग किए इसके, क्या किया हमने इस प्रयोग के मेन 3 भाग किए। और 3 भागों में क्या किया हमने, एक तो प्रयोग, दूसरा प्रेक्षण। सेकंड इसका पार्ट कौन सा है, इसका प्रेक्षण वाला भाग। अब प्रेक्षण में सेकंड वाला प्रेक्षण। अब देखो प्रेक्षण में उसने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में। अब प्रयोग में उसने क्या देखा, यानी सोने की पन्नी पर अल्फा कण टकरा दिए, पर्दा लगा दिया, उसके बाद क्या घटना हुई, वो आता प्रेक्षण में, यानी उसके ऑब्जर्वेशन में। और उसने क्या कहा प्रेक्षण में कि देखो 2-3 बातें याद रखनी है। उसने कहा कि अधिकांश कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। अधिकांश कण क्या हो गए, सीधे निकले। इसमें यानी
उसमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, अधिकांश कण सीधे निकल गए, कोई विक्षेपण नहीं। मतलब ये कहते हैं कि 99.9% पार्टिकल जो है ना वो सीधे निकले, उस पर कोई विक्षेपण नहीं हुआ। फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन कणों के अलावा सेकंड पॉइंट याद रखना है, और सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है कि अधिकांश कण सीधे निकलेंगे। दूसरा क्या है कि 2000 कण अगर टकराएं, ये एक संभावना है कि अगर 2000 कण स्वर्ण पृथ्वी पर टकराएं तो उसमें संभावना है कि एक कण का विक्षेपण जो है ना वो क्या 90 डिग्री कोण पर, यानी टकराया ऐसे 90 डिग्री कोण पर चला गया एक कण, तो एक कण का विक्षेपण क्या हुआ 90 डिग्री कोण पर हुआ। और तीसरा उसने प्रेक्षण क्या देखा, अगर 20,000 कण फेंके, ये संभावना बहुत ही कम है, कई किताबों में आपको 12,000 लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई भी लिखा हुआ है, दोनों याद रखने। तो 20,000 कण फेंके तब एक कण की संभावना रहती है कि एक कण का विक्षेपण क्या 180 डिग्री कोण पे, यानी टकराया और वापस क्या इसी दिशा में लौट आया, यूँ विक्षेपण हुआ। और इसी तीसरे प्रेक्षण को देखकर रदरफोर्ड के दिमाग में एक आइडिया है, यानी रदरफोर्ड को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसने क्या किया, इस तीसरे वाले प्रेक्षण को अपने शब्दों में लिखा। इस प्रकार से उन्हें एक वाक्य लिखा यूँ, और वाक्य लिखने के बाद नीचे नाम लिखा था ऐसे रदरफोर्ड लिखा हुआ था नाम, जैसे महापुरुषों कहते हैं कथन वैसे। उसने क्या कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ कोई गोला कागज के पर्दे से टकराकर वापस चलाने वाले को चोट कर दे। मतलब 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ गोला और निकलने के बाद कागज का पर्दा लगा दे आगे, उस पर टकरा के वापस आ जाए, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार की एक असंभव घटना थी ये, और जिसको रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो इसने इसके प्रेक्षण में 3 पॉइंट याद रखने हैं। अधिकांश कण सीधे निकले, 2000 में से एक का विक्षेपण 90 डिग्री पर, 20,000 में से एक का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर हुआ। और इसी प्रेक्षण को देखते हुए फिर लास्ट रदरफोर्ड ने किया कि लास्ट में निष्कर्ष निकाला। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, यानी परमाणु संरचना के रदरफोर्ड मॉडल का निष्कर्ष या रिजल्ट। अब उसने निष्कर्ष क्या निकाला, आप देखो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है निष्कर्ष में कि रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग में अधिकांश कण सीधे निकले, अतः परमाणु संरचना के लिए सत्य कथन है। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के अधिकांश भाग में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के अधिकांश भाग में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के अधिकांश भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन, तो अगर ये आ जाए ना अधिकांश कण सीधे या 99.9% कण सीधे निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है खोखला होता है। तो उसने पहला जो निष्कर्ष दिया कि अधिकांश कण सीधे निकले, अतः परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है खोखला या खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता। दूसरा उसने क्या कहा कि 2000 में से एक कण का विक्षेपण 90 डिग्री पर और 20,000 में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री कोण पर। इसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का मुख्य भाग जो है ना, परमाणु का मेन मुख्य भाग जो है वो क्या उसके केंद्र में होता है। परमाणु का मुख्य भाग केंद्र में, सेंटर में, जिसको परमाणु को क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और पॉइंट क्या है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नाभिक के खोज करता है। तब नाभिक के खोज करता आएगा तब किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का। तो नाभिक का खोजकर्ता किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का। और इसीलिए प्रोटॉन खोजकर्ता जो नाम आए, कई किताबों में यहाँ नेट पे सर्च करो तो भी मिल जाएगा आपको, कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है, वहाँ लिखा हुआ रदरफोर्ड है। लेकिन वास्तविक खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है। क्यों रदरफोर्ड का नाम क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि 1911 रदरफोर्ड ने 1911 में कहा कि परमाणु का नाभिक धनावेशित नाभिक के सेंटर में, उस टाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही ज्ञात थे, तो नाभिक मतलब प्रोटॉन है, तो इसलिए प्रोटॉन का नाम जुड़ गया रदरफोर्ड का। लेकिन वास्तविक खोजकर्ता गोल्डस्टीन ही है। नाभिक का खोजकर्ता कौन है, तब किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का नाम आएगा। नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड का नाम आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहा, यानी एक तो पहला तो क्या, अधिकांश भाग खोखला, मुख्य भाग उसके केंद्र में, जिसको परमाणु का नाभिक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु का नाभिक जो होता है, परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित, इस नाभिक में चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और चौथा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या या चक्कर लगाते हैं। तो यानी इसके निष्कर्ष में परमाणु संरचना का निष्कर्ष निकाल दिया उसने कि अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, मुख्य भाग उसके केंद्र में, जिसको परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या चक्कर
काटते रहते हैं और परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन हो गया? रदरफोर्ड उसका खोजकर्ता हो गया। इस आधार पर उसने फिर परमाणु की संरचना बनाई है ऐसे, बीच में सेंटर में क्या है? ये परमाणु का नाभिक है। ये नाभिक क्या होता है? धनावेशित, और चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन इस चक्कर काटते रहते हैं इस तरह से। चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये परमाणु संरचना किसने दी? रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना बता दी। यानी परमाणु संरचना का आज हम ये मानते हैं परमाणु संरचना ऐसी होती है। केवल नाभिक में उस टाइम प्रोटॉन ही ज्ञात था, लेकिन अब 1932 में न्यूट्रॉन हो गया, तो इसमें न्यूट्रॉन भी जुड़ गया, बाद में न्यूट्रॉन भी जुड़ गया। यानी परमाणु संरचना का इसलिए क्या है? रदरफोर्ड को परमाणु संरचना का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना का जनक। अब देखो, अभी पिछले वाले डायग्राम में इसमें देखो यहाँ, और यहाँ इस डायग्राम में देखो, यहाँ रदरफोर्ड ने क्या कहा? अगर मान लो थॉमसन का मॉडल सही होता, अगर मान लो थॉमसन का क्या हो? मॉडल सही होता, थॉमसन का मॉडल सही होता, तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते, तो एल्फा कण अगर टकराते तो एल्फा कण यहाँ सीधे निकल जाते हैं, इसमें कोई विक्षेपण होता ही नहीं, जैसे निकल रहे हैं सारे सीधे निकल रहे हैं, कोई विक्षेपण नहीं हुआ। रदरफोर्ड ने कहा कि इस प्रकार से एल्फा कण जो वो ऐसे रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, विक्षेपित हो रहे हैं, यानी इसकी दिशा बदल रही है। इसका मतलब परमाणु में ऐसा भाग है जहाँ से टकरा के विक्षेपित हो रही है। तो उसने कहा कि परमाणु का जो प्रोटॉन वाला भाग है वो बिखरा नहीं रहता, एक जगह संगठित रहता है, इसको परमाणु का नाभिक वाला भाग, नाभिक बोलते हैं इसको। ये परमाणु की क्या है? नाभिक है, इस तरह से। तो पॉजिटिव लिखा ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये, और ये अल्फा पार्टिकल इस पे जाके क्या है? तो एक रदरफोर्ड का एक्सियल ऑब्जर्व्ड मॉडल है ये। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मॉडल आप इसको देख सकते हो आराम से, और इसको आप डायग्राम भी बना सकते हो। इसी प्रकार सुंदर सा डायग्राम आप बना के आराम से आपके दिमाग में भी रहेगा, याद भी रहेगा ये, ठीक है। अब देखो, इस मॉडल के आधार पे फिर परमाणु संरचना का ये मॉडल देने के बाद, जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया उस टाइम, क्योंकि मॉडल देने के बाद वैज्ञानिक जो होते हैं ना, उनकी कोई कमी निकालने वाले तो व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, और कमी निकालने के दौरान क्या है फिर यहाँ पर, अब देखो इस मॉडल में उस टाइम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल। अब इसका चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ पढ़ेंगे, लिमिटेशंस, यानी इसकी कमी क्या है, और कमी के अंदर क्या है परमाणु संरचना की कमियों में। और कमी के अंदर उसने उस टाइम कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर काट रहे हैं, तो उसने कहा कि उस टाइम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने ऊर्जा का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि कोई भी आवेशित कण जिस पर कोई चार्ज हो, कोई भी आवेशित कण हो, अगर वह निरंतर घूमेगा या गति करेगा तो क्या करेगा? ऊर्जा को नष्ट करता है। और इस मैक्सवेल के इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के मॉडल पे लागू कर दिया। उसने कहा कि जैसे रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार नाभिक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या चक्कर काटता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है ऐसे। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है कि आवेशित कण है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो ऐसे नाभिक बीच में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं? ऐसे चक्कर काट रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन है चक्कर काट रहे हैं। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक आवेशित कण, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। और अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित कण तो घूमेगा ऐसे, चक्कर लगाएगा, तो निरंतर क्या करेगा? ऊर्जा को नष्ट करेगा, ऐसे चलता जाएगा, ऊर्जा को नष्ट करता जाएगा ऐसे। और ऊर्जा नष्ट करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऊर्जा कम होगी, धीरे धीरे क्या है? अपना पथ क्या कर देगा? छोटा कर लेगा ऐसे। छोटा करते करते कहाँ ऐसे नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर गया तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। फिर इसी बात को समझाने के लिए फिर आगे अलग से मॉडल दिए गए, किसके द्वारा? इसके बाद बोर का मॉडल दिया गया। इसके अलावा उसमें एक कमी और रहेगी, और एक कमी और के अंदर क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। किसने? रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में उसने यहाँ पर कोई जानकारी रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दी गई। इसमें इसके अलावा परमाणु संरचना के स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इसकी एक कमी ये भी रहेगी कि उसने स्पेक्ट्रम के बारे में कोई व्याख्या, कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा अब देखो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको मैं इस तरह से कि मैक्सवेल का सिद्धांत जो है ना, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? निरंतर से गति करेगा।
और गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपना पथ क्या करता जाएगा, इसे छोटा करता जाएगा, धीरे धीरे घूम रहा है यूँ, धीरे धीरे पथ छोटा करता गया, यूँ छोटा करता गया, अंत में नाभिक के अंदर क्या हो गया, ये गिर गया। तो लिखा ना स्प्रिलिंग ऑफ एन एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस, गिरा धीरे धीरे, तो इसमें इस प्रकार से दर्शाया गया। और ऐसे गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए फिर इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। तो इसकी एक कमी रहेगी, मुख्य कमी ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉन लगातार निरंतर गोलाकार क्यों घूमता रहता है, इसका कारण क्या है, इसके कारण की व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये तो यहाँ तक तो रदरफोर्ड का मॉडल पूरा हो गया। तो यहाँ तक आज हमने 2 मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन का और एक पढ़ा रदरफोर्ड का मॉडल।